राम राम दोस्तों, मैं हिपाल सिंह खोकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पाली ज़िले के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जय श्री राम। तो सबसे पहले पाली से सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और आजकल परीक्षाओं में चल रहे पैटर्न पर चर्चा करेंगे। पाली जिले की सीमा राजस्थान के 8 जिलों को स्पर्श करती है। पाली जिले की सीमा राजस्थान के 8 जिलों को स्पर्श करती है। इन 8 जिलों को याद रखने की ट्रिक है, अनारा उसी जाबाज से मिली। अनारा उसी जाबाज से मिली। अनारा अजमेर, नागौर, राजसमंद, उसी उदयपुर, सिरोही, जाबाज जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। अनारा उसी जाबाज से मिली। अजमेर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, ये 8 जिले क्या हैं? पाली जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आजकल कंपटीशन में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कौन से जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती। नागौर अनारा में आ रहा है तो लगती है, ये उत्तर नहीं होगा। उदयपुर उसी में आ रहा है, नहीं लगती, लगती है, उत्तर नहीं होगा। राजसमंद अभी जो 8 बताए उनमें आ रहा है तो इसकी सीमा भी लगती है। जैसलमेर, तो जैसलमेर की सीमा पाली जिले के साथ नहीं लगती। तो आपको पूरे 8 जिले याद होने चाहिए। अजमेर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले की सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? तो पाली कितने जिलों को स्पर्श करती है? 8 जिलों को। तो पाली जिले की सीमा राजस्थान के 8 जिलों को स्पर्श करती है। यहां पर था जिला और यहां है राज्य, बस, और कोई अंतर नहीं है पूरे प्रश्न में। किस जिले की सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? यहां है किस राज्य की सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। तो जब राज्य आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा राजस्थान के 10 जिलों को स्पर्श करती है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अगर जिला आ जाए तो उत्तर होगा पाली 8 जिलों के साथ, और राज्य आ जाए तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश 10 जिलों के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला पाली को स्पर्श करता है? अब आपने 8 नाम भी याद कर लिए और प्रश्न आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला पाली को स्पर्श करता है। तो इन 8 में से उस जिले को ढूंढना पड़ेगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? तो 2 देशों के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान कौन से देश में आता है? भारत। ये भारत और ये पाकिस्तान। तो राजस्थान की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो राजस्थान की सीमा एक देश, पाकिस्तान। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें से पाली को टच करने वाला कौन सा है? तो बाड़मेर। तो राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला? तो इन 8 में से एक ही जिला ऐसा है, पाली को स्पर्श करने वाले 8 जिलों में से एक ही जिला बाड़मेर ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा जिला पाली को स्पर्श करता है? तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर जिला। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो आपका उत्तर होगा 4 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्वर्ती जिला पाली के साथ सीमा बनाता है? तो जिले 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सीमावर्ती और एक होते हैं अंतर्वर्ती या अंतस्थ या आंतरिक जिले। सीमावर्ती जिले ऐसे जिले जो किसी राज्य या देश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती जिले। तो राजस्थान के कितने जिले बॉर्डर पर हैं? 25। ये पूरा बॉर्डर लेंगे तो कितने जिले आएंगे? 25। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने आएंगे? 4। तो राजस्थान के कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं? 25। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। अब अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती या अंतस्थ
या आंतरिक जिले ऐसे जिलों को कहा जाता है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य को स्पर्श करती है और न ही किसी देश को स्पर्श करती है। तो राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती, तो एक तो ये पाली, देखो ना किसी राज्य के साथ लगती ना किसी देश के साथ। 2 राजसमंद, 3 अजमेर, 4 जोधपुर, 5 नागौर, 6 टोंक, 7 बूंदी और 8 दौसा। इन 8 जिलों की सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती और न किसी देश के साथ लगती, इसलिए इन 8 जिलों को हम क्या कहेंगे, अंतर्वर्ती जिले। तो राजस्थान में अंतर्वर्ती या अंतस जिलों की संख्या कितनी है, 8। और इन 8 के नाम याद होना आपको जरूरी है, कंपटीशन में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी और दौसा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, तो यहां कौन सा अंतर्वर्ती जिला पाली के साथ सीमा बनाता है, तो सिरोही। क्या सिरोही अंतर्वर्ती जिला है, नहीं, बॉर्डर को टच करता है तो कट। उदयपुर, तो ये भी बॉर्डर को टच कर रहा है, पाली के टच तो होता है लेकिन बॉर्डर को भी टच होता है और हमें चाहिए अंतर्वर्ती जिला, तो ये भी अंतर्वर्ती जिला नहीं है। राजसमंद, तो ये देखिए राजसमंद अंतर्वर्ती जिला है, तो कौन सा अंतर्वर्ती जिला पाली के साथ सीमा बनाता है, तो बनाने को तो राजसमंद भी बनाता है, अजमेर भी बनाता है, नागौर भी बनाता है और जोधपुर भी बनाता है, पर इन चारों में से कौन सा, तो इन चारों में से राजसमंद। बाड़मेर भी क्या है, सीमा पर स्थित है, तो बाड़मेर भी अंतर्वर्ती नहीं है, तो क्या हो गया यहां उत्तर आपका राजसमंद। पाली जिले की सीमा कितने अंतर्वर्ती जिलों के साथ लगती है, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देवें। पाली जिले की सीमा कितने अंतर्वर्ती जिलों के साथ लगती है। देसूरी की नाल किसको जोड़ती है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नाल किसे कहते हैं। ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ के एक तरफ ये स्थान ए है और एक तरफ स्थान बी है। इन दोनों के बीच में कोई प्राकृतिक दर्रा हो, प्राकृतिक गैप हो, मतलब इधर से इधर जाने का रास्ता हो, प्राकृतिक रूप से बना हुआ। एक तो होता है कि अपन काट कर बनाए और एक होता है कि प्राकृतिक रूप से बीच में क्या हो गया, एक दरार आ गई जिसमें से साधन आ जा सकते हैं। तो ऐसे स्थानों को, ऐसे प्राकृतिक गैप्स को क्या कहा जाता है, नाल, दर्रा, पास या गैप। तो क्या हुआ, ये अपना क्या है, पाली। एक बार बैक आते हैं, ये क्या है अपना राजसमंद और ये क्या है पाली। तो ये राजसमंद और पाली के बीच में ये कौन सी जगह है, देसूरी। इस देसूरी नामक स्थान पर एक प्राकृतिक गैप है जो किसको जोड़ता है, इधर तो रह गया पाली और इधर रह गया राजसमंद। तो देसूरी दर्रा किसको जोड़ता है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है। देसूरी को, यहां देसूरी है और इधर राजसमंद का कौन सा स्थान है, चार भुजा। देसूरी को चार भुजा से जोड़ता है। तो आपसे कोई पूछे राजसमंद को पाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका उत्तर होगा देसूरी की नाल या देसूरी गैप। पेपर में क्वेश्चन आ जाए देसूरी गैप किसको जोड़ता है, तो आपका एक उत्तर, तो पहला उत्तर तो होगा चार भुजा को देसूरी नामक स्थान से। चार भुजा कहाँ है, राजसमंद में। देसूरी कहाँ है, पाली में। और अगर ऑप्शन में चार भुजा और देसूरी नहीं हो तो आपका उत्तर होगा पाली को राजसमंद से। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाली जिले के तहसीलों की। तो पाली जिले में तहसील हैं 10, पंचायत समिति भी हैं 10। बाली, सुमेरपुर, देसूरी, रानी, पाली, मारवाड़ जंक्शन, रोहट, सोजत, रायपुर और जैतारण। इनसे कंपटीशन में प्रश्न पूछे नहीं जाते, फिर भी एक बार आप देख लेना। पाली जिले में तहसील 10, पंचायत समिति 10, लेकिन विधानसभा तो आपका उत्तर होगा 6। पाली जिले में कितनी विधानसभा है, 6 विधानसभा। कौन सी, बाली, सुमेरपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जैतारण।
राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 200। राजस्थान में कितने विधानसभा सदस्य हैं? 200। राजस्थान विधानसभा कहां पर स्थित है? जयपुर में। और पाली से कितने विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं? 6। पाली में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6। कौन कौन से? बाली, सुमेरपुर, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जैतर। इसके बाद राजस्थान से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? 25। राजस्थान से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? 10। और राजस्थान से कितने संसद सदस्य चुने जाते हैं? तो 25 + 10 35। तो पाली कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो पाली लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। तो पाली कौन से लोकसभा क्षेत्र में आता है? पाली लोकसभा क्षेत्र में। राजस्थान में जिले हैं 33 और संभाग हैं 7। इन जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है? इनको 7 संभागों में बांटा गया है। राजस्थान के 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है ताकि प्रशासनिक सुविधा हो, प्रशासन अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो पाली को कौन से संभाग या डिवीजन में शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 6। जोधपुर संभाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 6। इसके बाद हम बात करते हैं पाली के प्राचीन नामों की। पालिका, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए जाने के कारण पाली को प्राचीन समय में पालिका के नाम से जाना जाता था। गुज्जर प्रदेश, तो यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में इंडिया जीके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहां पर अपन जो बात करेंगे वो इंडिया जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लें। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो आपका उत्तर होगा फाहियान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान। और भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग ने क्या किया? जालौर, ये तो रहा जालौर और ये रहा पाली, इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र को गुज्जर प्रदेश के नाम से पुकारा। तो पाली और जालौर को गुज्जर प्रदेश किसने कहा? तो आपका उत्तर होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था? भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री। ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो हैसे ह्वेनसांग और हैसे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में ये कहां आया? भारत आया। ह्वेनसांग भारत कब आया? 7वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और इसने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां इकट्ठी की और उनको किस पुस्तक में लिखा? सीयूकी। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्वेनसांग से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग, पहला चीनी यात्री फाहियान। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग की प्रसिद्ध रचना का नाम सीयूकी। सीयूकी किसकी रचना है? तो ह्वेनसांग की। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, भीनमाल जालौर। पाली से नहीं है भाई, भीनमाल जालौर, ये ध्यान रखना आप। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ह्वेनसांग का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है, तो आपका उत्तर होगा भीनमाल जालौर। और ह्वेनसांग ने पाली और जालौर को मिलाकर क्या कहा? गुज्जर प्रदेश। वाणिज्य नगरी, तो प्राचीन समय में पाली में रंगाई छपाई उद्योग विकसित अवस्था में था। इसके साथ ही एक सिक्के डालने की टकसाल भी थी सोजत में, जिससे कौन से सिक्के डाले गए? लल्लू लिया नामक सिक्के। लल्लू लिया नामक सिक्के कौन सी टकसाल में डाले गए? तो आपका उत्तर होगा सोजत की टकसाल। और सोजत नहीं हो तो पाली।
पाली जिले के लल्लूलिया सिक्के प्रसिद्ध हैं। तो पाली जिले में एक तो क्या थी, सिक्के डालने की, टकसाल सिक्के डालने का कारखाना क्या कहलाता है, टकसाल। तो एक तो थी टकसाल, और रंगाई छपाई उद्योग यहाँ क्या था, विकसित अवस्था में था, इसलिए इसको प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी भी कहा जाता था। इसका एक अन्य नाम पेप्पावती, अगर कभी आ जाए पेप्पावती किसका प्राचीन नाम है, तो आप ध्यान रखना पाली का एक अन्य नाम पेप्पावती भी है। परिवहन, तो पाली जिले में आप कोई भी वाहन लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके पीछे क्या नंबर आएगा, RJ22। तो RJ22 कहाँ की वाहन पंजीकरण संख्या है, तो आपका उत्तर होगा पाली जिले की। पाली जिले से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान के किस जिले से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो आपका उत्तर होगा पाली जिले से। पाली जिले के सबसे नजदीक स्थित एयरपोर्ट या हवाई अड्डा कौन सा है, तो रातानाडा हवाई अड्डा, जोधपुर। पाली जिले के सबसे नजदीक स्थित हवाई अड्डा है रातानाडा हवाई अड्डा या एयरपोर्ट, जोधपुर। जोधपुर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है, रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर में स्थित है। डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, तो आपका उत्तर होगा उदयपुर। यही मैंने पहले आपको बताई दिया, देसूरी की नाल पाली को राजसमंद से जोड़ती। पाली के लोग दोस्तों बेहद मीठी भाषा बोलते हैं और इस मीठी भाषा का नाम है गोडवाड़ी। इस वीडियो को बनाने के दौरान मेरा पाली निवासी श्री धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी चारण साहब से संपर्क हुआ और जैसा मैंने सुना था कि पाली के लोगों में अपनापन बेहद है, इनकी वाणी में मधुरता भी बेहद है, मैंने वैसा ही पाया या उससे बढ़कर पाया। तो पाली के लोगों की मीठी बोली का नाम क्या है, गोडवाड़ी। बेहद अपनापन है इस भाषा में। और गोडवाड़ी क्या है, तो भाई पाली मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए पाली में बोली जाने वाली भाषा, तो पहला उत्तर होगा गोडवाड़ी। अगर गोडवाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तर होगा मारवाड़ी। क्यों, क्योंकि ये गोडवाड़ी कौन सी भाषा की उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली। मारवाड़ी की एक उपबोली कौन सी है, गोडवाड़ी। तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान दे लें। बांडी नदी के किनारे बसे पाली, 3 बार उजड़ने के बाद फिर से बसे शहर पाली को सदैव पालीवाल वीर ब्राह्मणों के बलिदान के लिए याद किया जाएगा। 13वीं शताब्दी में पाली में एक युद्ध लड़ा गया, लाखा जंवर का युद्ध। लाखा जंवर का युद्ध 13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने पाली के वैभव को देखकर पाली की तरफ रुख किया और यहां पर रह रहे पालीवाल ब्राह्मणों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करने की कोशिश की। इन पर तरह तरह के अत्याचार करने शुरू कर दिए, परंतु पालीवाल वीर योद्धाओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बजाय आसनाथ जी के नेतृत्व में, आसनाथ जी के नेतृत्व में विदेशी आक्रांताओं का डटकर सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध के उपरांत पालीवाल वीर ब्राह्मणों की जनेऊ, जनेऊ क्या होती है, ब्राह्मण लोग अपने शरीर पर एक दागे नुमा वस्त्र धारण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। तो पालीवाल ब्राह्मणों की जनेऊ, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी जनेऊ उतार कर एक जगह रखी गई। और जब भी कोई स्त्री विधवा हो जाती है हिंदू धर्म में तो उसकी चूड़ियां तोड़ने का रिवाज होता है। तो पालीवाल ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी वो हाथी दांत की सफेद चूड़ियां पहनती थी यहां से यहां तक। तो जब उन चूड़ियों को तोड़ा गया तो उन चूड़ियों का ढेर एक जगह रखा गया और उन जनेऊओं का ढेर एक जगह रखा गया। जनेऊ का रंग भी सफेद और चूड़ियों का रंग भी सफेद, तो वहां एक चबूतरे नुमा आकृति बन गई। तो दोस्तों सफेद चबूतरा सा दिखाई देने लगा
सफेद रंग को राजस्थान में धोड़ा कहते हैं। तो इसी स्थान पर जहां पर वो जनेऊ और चूड़ियां रखी गई थी, बाद में क्या बनाया गया, धोड़ा चबूतरा। तो प्रश्न आ जाए, धोड़ा चबूतरा कहां पर स्थित है, पाली में। धोड़ा चबूतरा किसकी याद दिलाता है, तो आसनाथ जी और उनके साथ शहीद हुए वीर पालीवाल योद्धाओं की याद दिलाता है। यह युद्ध कब लड़ा गया, तो 13वीं शताब्दी में। लाखा जंवर का युद्ध कब लड़ा गया, 13वीं शताब्दी में। 1291 ईस्वी भी लिखा जा सकता है और 1348 विक्रम संवत भी लिखा जा सकता है। एक यहां से कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पालीवाल ब्राह्मण जो शेष बच गए थे युद्ध के बाद, उन्होंने क्या किया, अपने शहीद हुए वीर योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया और उनके जनेऊ आदि का विसर्जन करके और पाली छोड़कर चले गए। जिस दिन वो पाली छोड़कर गए उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसीलिए पालीवाल ब्राह्मण कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं बनाते। पेपर में क्वेश्चन आ जाए रक्षाबंधन का त्योहार कौन से समाज के लोग नहीं बनाते, तो आपका उत्तर होगा पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं बनाते। तो यहां से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, लाखा जंवर का युद्ध कहां हुआ, पाली में। लाखा जंवर के युद्ध में क्या हुआ, आसनाथ जी के नेतृत्व में पालीवाल वीर योद्धाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं का डटकर सामना किया। धोड़ा चबूतरा कहां है, पाली में। धोड़ा चबूतरा में किसके बलिदान की याद दिलाता है, आसनाथ जी और पालीवाल वीरों के बलिदान की याद दिलाता है। लाखा जंवर का युद्ध कब हुआ, 13वीं शताब्दी में या 1291 में या 1348 विक्रम संवत में। पालीवाल ब्राह्मणों ने किस दिन पाली को छोड़ा, तो रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन को और हम क्या कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा, सोना पुण्य। और इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है और भाई को नारियल देती है, गिट्ट या नारियल देती है। तो दोस्तों इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन का ये एक अन्य नाम नारियल पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा भी है। तो रक्षाबंधन का त्योहार पालीवाल समाज के लोग नहीं मनाते। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जैतारण के युद्ध पर चर्चा करते हैं। (1544) में मारवाड़ के शासक मालदेव के बढ़ते प्रभाव को देखकर दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। अपनी सेना को लेकर कहां गया, मारवाड़ की तरफ आ गया। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती थी पाली जिले की जैतारण तहसील में। पाली जिले की जैतारण तहसील में एक पहाड़ी पड़ती थी गिरी सुमेल। तो गिरी सुमेल पहाड़ी पर क्या हुआ, एक तरफ से तो मालदेव सेना लेकर आ गया मारवाड़ का शासक, दूसरी तरफ से दिल्ली का शासक शेरशाह सूरी से अपनी सेना लेकर आ गया। दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। शेरशाह सूरी की सेना बड़ी थी, मालदेव की सेना संख्या में छोटी थी। अब दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, परंतु कुछ दिनों तक दोनों के मध्य युद्ध नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों युद्ध में हम भी जब किसी से लड़ाई करते हैं तो अपना कम से कम नुकसान चाहते हैं। तो पहले भी ऐसे ही होता था कि जब भी दो शासक एक दूसरे से युद्ध करते थे तो जीतना तो हर कोई चाहता था, पर कम से कम नुकसान के साथ। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि अपना कम से कम नुकसान कैसे हो, क्योंकि मालदेव भी शक्तिशाली शासक था। तो एक नीति होती है फूट डालो राज करो। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसे फूट डालो और राज करो नीति के तहत मालदेव के मन में इसके दो सबसे विश्वस्त सेनापति थे, जैता व कूपा। जैता व कूपा के प्रति मालदेव के मन में क्या पैदा कर दी, शंका पैदा कर दी।
वहम पैदा कर दियो, और आप भी जानते हो वहम की दवाई होती नहीं। तो मालदेव के मन में कहीं ना कहीं यह आशंका घर कर गई कि मेरे साथ युद्ध में वीतराघात हो सकता है, और यह जैता और कूपा पर अत्यंत विश्वास करता था। तो इसको लगा कि इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तो अब इस युद्ध को जीत कर भी मैं क्या करूंगा, इस युद्ध में लड़कर भी क्या करूंगा, यह युद्ध मेरे लिए निरर्थक है। ऐसा सोचकर मालदेव अपनी आधी सेना लेकर युद्ध भूमि से वापस लौट गया। परंतु जैता व कूपा शेष बची आधी सेना के साथ युद्ध भूमि में डटे रहने का फैसला कर चुके थे, और इसके लिए उन्होंने मालदेव से आज्ञा ले ली थी। मालदेव के जाने के बाद जैता व कूपा ने शेरशाह सूरी की सेना पर ऐसा दावा बोला कि शेरशाह सूरी की सेना के होश उड़ गए, आधी सेना का खेल खत्म कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब शेरशाह सूरी को लगने लगा कि हम तो युद्ध हार गए, परंतु तभी शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने आकर शेरशाह को सूचना दी कि जैता व कूपा युद्ध में मारे जा चुके हैं, और यहीं से युद्ध का रुख शेरशाह की तरफ मुड़ गया। और शेरशाह ने हार को अत्यंत करीब से देखने के बाद भी विजयश्री हासिल कर ली, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, शेरशाह की विजय हुई। परंतु शेरशाह ने एक बार हार को अपने करीब से देखा था, इसीलिए इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, शुक्र है खुदा का, वरना मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा, शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध के बाद, जैतारण के युद्ध के बाद। तो यहां से क्या क्या प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैतारण का युद्ध कब हुआ, 1544 ईस्वी। जैतारण का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य। कौन सी पहाड़ियों में लड़ा गया, गिरी सुमेल पहाड़ियों में। इसीलिए इस युद्ध का एक अन्य नाम गिरी सुमेल का युद्ध भी है। जैता व कूपा कौन थे, तो मालदेव के सेनापति। जैता व कूपा की मृत्यु का समाचार शेरशाह सूरी को किसने दिया, ख्वास खान। शेरशाह सूरी का एक सेनापति कौन था, ख्वास खान। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आ जाए जैतारण के युद्ध में शेरशाह सूरी का प्रमुख सेनापति कौन था, तो आपका उत्तर होगा जलाल खान। शेरशाह सूरी का प्रमुख सेनापति जलाल खान। और जिस सेनापति ने शेरशाह सूरी को जैता व कूपा के मारे जाने की सूचना दी वो था ख्वास खान। और जैता व कूपा किसके सेनापति थे, मालदेव के। कूपा तो था चाचा और जैता था इसका भतीजा। गिरी सुमेल का युद्ध किसकी वीरता के लिए, किसके युद्ध कौशल के लिए याद किया जाता है, तो जैता व कूपा के रण कौशल के लिए याद किया जाता है। 1857 की क्रांति पाली के इतिहास का गौरवशाली अध्याय। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के अंतर्गत 6 सैनिक छावनियां आती थी। एरनपुरा सैन्य छावनी मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। पाली स्थित एरनपुरा छावनी मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में कितनी सैन्य छावनियां थी, उत्तर होगा 6। एरनपुरा सैन्य छावनी कहां पर स्थित है, पाली जिले में। अब इस एरनपुरा सैन्य छावनी में एक सैन्य टुकड़ी थी, उस सैन्य टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जैसे अपन कहते हैं ना जाट रेजिमेंट, राजपुताना राइफल, गोरखा राइफल्स, इसी प्रकार क्या थी, जो टुकड़ी एरनपुरा सैन्य छावनी में थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी। इसके 90 सैनिक अभ्यास के लिए माउंट आबू सिरोही गए हुए थे।
अब माउंट आबू ये क्यों गए, इसके लिए अपने को कुछ तथ्य जानने पड़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का या देश का सबसे बड़ा पद गवर्नर जनरल जी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राजपुताने या राजस्थान का सबसे बड़ा पद एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG, और ये थे लॉरेंस। और मारवाड़ रियासत का सबसे बड़ा पद तो आपका पॉलिटिकल एजेंट, तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोशन। तो ये जो AGG महोदय थे राजपुताना के सबसे बड़े पदाधिकारी, इनका मुख्यालय हुआ करता था अजमेर में। परंतु जब गर्मियां पड़ती थी तो ग्रीष्म काल में AGG का मुख्यालय अजमेर से कहां स्थानांतरित हो जाता था? माउंट आबू सिरोही। तो पेपर में क्वेश्चन उठ सकता है यहां से, AGG का मुख्यालय कहां पर था? तो अजमेर। और AGG का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर था? माउंट आबू सिरोही। तो इस ग्रीष्मकालीन मुख्यालय पर ये 90 सैनिक अभ्यास के लिए गए हुए थे। इसी दरमियान क्या हुआ? 10 मई 1857 को भारत के मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। 28 मई 1857 को इस क्रांति की लपटें राजपुताना में भी पहुंच गई और नसीराबाद अजमेर सैनिक छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों की गौरव गाथा के बारे में सुनकर, इन सैनिकों से प्रेरित होकर इन 90 सैनिकों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह फूट पड़ा। और इन्होंने क्या किया? यहां पर जितने भी अंग्रेज थे उनका कत्लेआम कर दिया और माउंट आबू मुख्यालय के शस्त्रों को अपने कब्जे में लेकर कहां पहुंच गए? वापस अपनी सैन्य टुकड़ी अपने घर जोधपुर लीजियन, कहां? एरनपुरा। यहां पर जब ये गए तो इनके दोस्तों ने इनका जबरदस्त स्वागत किया, बोले यार धमाका कर दिया आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 23 अगस्त 1857 को क्या हुआ? जब ये पहुंचे तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने इनका स्वागत किया और 3 लोगों के नेतृत्व में दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, और तिलक राम जी, इन 3 लोगों के नेतृत्व में एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। एरनपुरा छावनी में जो अंग्रेज थे उनका कत्लेआम कर दिया और यहां के शस्त्रागार को अपने कब्जे में लेकर एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो एरनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिकों ने। और यहां से ये दिल्ली की तरफ पैदल ही चल पड़े। जोधपुर लीजियन के जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक मारवाड़ रियासत का ठिकाना था आउवा, और आउवा ठिकाने का जो शासक था कुशाल सिंह चंपावत जी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी। उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना थी। तो कुशाल सिंह जी चंपावत ने इन विद्रोही सैनिकों का रास्ते में आउवा के किले में जोरदार स्वागत किया। तो इन सैनिकों ने कुशाल सिंह जी चंपावत के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, और कुशाल सिंह जी चंपावत ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। इधर जब ये बात लॉरेंस को पता लगी, जो राजपुताने का AGG था लॉरेंस, उसको पता लगी, तो उसने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जी को कहा
कि तख्त सिंह जी ये क्या हो रहा है। तो तख्त सिंह जी ने कहा, बोले मैं इस विद्रोह को दबा दूंगा, आप चिंता न करें। और तख्त सिंह जी ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना अपने सेनापति ओनार सिंह के नेतृत्व में, अपने सेनापति ओनार सिंह और एक अंग्रेज अधिकारी हीथकॉट के नेतृत्व में कहां भेज दी, आहुआ की तरफ भेज दी। ओनार सिंह जी सेना लेकर आहुआ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक स्थान पड़ता है बिथोड़ा या बिठूड़ा। तो बिथोड़ा या बिठूड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को एक तरफ तो कुशाल सिंह जी चंपावत के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना, दूसरी तरफ तख्त सिंह जी की ओनार सिंह के नेतृत्व वाली सेना एक दूसरे के आमने सामने हो गई। और इस युद्ध में विद्रोही सेना ने ओनार सिंह जी को मार डाला। हीथकॉट किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। जब यह सूचना लॉरेंस के पास पहुंची, एजीजी लॉरेंस के पास, तो लॉरेंस मैकमोसन के साथ अंग्रेजों की एक सेना लेकर आहुआ की तरफ निकल पड़ा। अंग्रेजों की एक सेना लेकर आहुआ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक स्थान आता है चेलावास। चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 को एक तरफ तो अंग्रेज सेना किसके नेतृत्व में, लॉरेंस और मैकमोसन के नेतृत्व में, और एक तरफ विद्रोही सेना कुशाल सिंह जी चंपावत के नेतृत्व में। दोनों में जमकर युद्ध हुआ। कहां? चेलावास नामक स्थान पर। इसीलिए यह युद्ध कहलाया चेलावास का युद्ध। अब अंग्रेज तो भारतीयों को काला कहते थे और भारतीय अंग्रेजों को गोरा कहते थे। तो एक तरफ की सेना में तो अंग्रेज थे और एक तरफ की सेना में भारतीय। तो इस चेलावास के युद्ध का एक अन्य नाम दिया गया काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध या गोरे काले का युद्ध। कौन से युद्ध को कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को। और इस काले गोरे के युद्ध में विद्रोही सेना ने मैकमोसन का तो सर काट दिया और लॉरेंस साहब भाग गए। मैकमोसन का सर काट के तलवार या कटार के ऐसे लटका के पहले तो पूरे आहुआ में घुमाया गया, उसके बाद आहुआ के किले के ऊपर टांग दिया गया। तो इसके बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, चंग बाजे बाजे ढोल बलो बाजे बांकियो, एजेंट को सिर काट किला आगे टांकियो। एजेंट को सर काट किला आगे टांकियो। तो यहां पर आपको दो चीजें ध्यान देनी है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ और दूसरा चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को एक तरफ तो थी विद्रोही सेना किसके नेतृत्व में, कुशाल सिंह जी चंपावत के, और दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की सेना ओनार सिंह के नेतृत्व में। इसमें विद्रोही सेना ने ओनार सिंह को मार डाला और जीत गई। फिर दूसरा युद्ध लड़ा गया चेलावास नामक स्थान पर। इसमें एक तरफ तो था लॉरेंस और मैकमोसन अंग्रेजों की सेना लेकर, और दूसरी तरफ विद्रोही सेना का नेतृत्व वही कुशाल सिंह जी चंपावत साहब कर रहे थे। और इस युद्ध में भी क्या हुआ, मैकमोसन मारा गया और लॉरेंस भाग गया। मैकमोसन का सर काट कर कहां लटका दिया गया, तो आपका उत्तर होगा आहुआ के किले पर। 1857 की क्रांति का मारवाड़ में मुख्य केंद्र कौन सा था, आपका उत्तर होगा आहुआ। अगर आ जाए किसका सर काट कर आहुआ के किले पर टांग दिया गया, मैकमोसन। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो भी आपका उत्तर होगा मैकमोसन। मारवाड़ का शासक कौन था, तख्त सिंह। अब यहां से क्या होता है, ये दो युद्ध तो जीत जाते हैं। इसके बाद दिल्ली में जो विद्रोह चल रहा होता है उसमें भारतीय विद्रोही कमजोर पड़ जाते हैं। तो जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाकर उनकी मदद करने का फैसला करते हैं, दिल्ली जाने का फैसला करते हैं। यहां से चंपावत जी तो अलग हो जाते हैं और इस विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हैं आसोप के ठाकुर, आसोप ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी। अब यह सेना शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ कूच करती है। रेवाड़ी नामक स्थान पर अंग्रेजों की सेना से इसकी भिड़ंत होती है और यह अंग्रेजों को धूल चटा देती है। विद्रोही सैनिक अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं।
इसके बाद नारनौल नामक स्थान पर विद्रोही सेना का सामना फिर अंग्रेजों की एक बड़ी सेना से होता है और इस युद्ध में विद्रोही सेना हार जाती है। अब यह तो हो गया विद्रोही सेना के बारे में। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग को जब मैकमोसन की हत्या का समाचार मिला तो लॉर्ड कैनिंग ने होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को आउवा की तरफ रवाना किया। यह सेना 20 जनवरी 1858 को आउवा के किले को चारों तरफ से घेर लेती है। जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों के चले जाने से आउवा के किले में क्रांतिकारियों की संख्या कम रह जाती है और क्रांतिकारियों को अपनी हार निश्चित दिखाई देने लग जाती है। तो सिरियानी के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत से कहते हैं कि आप और क्रांतिकारी साथी यहां से बचकर निकल जाइए, मैं अंग्रेजों को रोके रखता हूं। तो कुशाल सिंह जी चंपावत मेवाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर होम्स आउवा के किले में प्रवेश कर जाता है और आउवा के किले को ध्वस्त करने के बाद सबसे पहले आउवा के किले में स्थित सुगाली माता की मूर्ति को अपने अधीन करता है, क्योंकि अंग्रेजों के मन में यह वहम होता है कि क्रांतिकारी सुगाली माता को देखकर ही इनके मन में विद्रोह की भावना जागृत होती है। तो इसी भय के कारण होम्स क्या करता है, सुगाली माता की मूर्ति को अपने अंडर में ले लेता है, क्योंकि सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी माना जाता है। इनके 10 तो हैं सिर, 54 हाथ और काले रंग की प्रतिमा। अगर आ जाए कौन सी देवी के 10 सिर 54 हाथ हैं, तो आपका उत्तर होगा सुगाली माता। कौन से रंग की प्रतिमा है? सुगाली माता की काले रंग की प्रतिमा। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता, चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता। तो सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज क्या सोचते हैं कि इनको देखकर कहीं क्रांतिकारियों के मन में फिर से विद्रोह की भावना न जागृत हो जाए और फिर अपना नुकसान न कर दें। इसलिए होम्स सुगाली माता की मूर्ति को पहले तो अपने साथ माउंट आबू ले जाता है, वहां से अजमेर स्थित राजपूताना संग्रहालय में रखवा देता है। बाद में यह मूर्ति बागड़ पाली के बागड़ संग्रहालय में लाई जाती है और अभी हाल ही में 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आउवा में, पाली के आउवा में 1857 स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा की स्थापना की जा रही है। तो यहां पर सुगाली माता की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाएगा। तो वापस सुगाली माता की प्रतिमा कहाँ आ जाएगी? अपने मूल स्थान आउवा में आ जाएगी। यहीं पर आपको ध्यान देना है, सत्याग्रह उद्यान 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की याद में आउवा में औकार सिंह जी लखावत द्वारा सत्याग्रह उद्यान की स्थापना की गई है। सत्याग्रह उद्यान का निर्माण किया गया है। तो सत्याग्रह उद्यान कहां है? आउवा। 1857 स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा की स्थापना कहां की जा रही है? आउवा। और इधर क्या होता है, कुशाल सिंह जी चंपावत साहब मेवाड़ पहुंच जाते हैं, वहां से नीमच चले जाते हैं, अंग्रेजों के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अंग्रेज एक जांच कमेटी बैठाते हैं, मेजर टेलर समिति। 1860 में अंग्रेज क्या करते हैं, कुशाल सिंह जी की भूमिका की जांच हेतु मेजर टेलर समिति का गठन करते हैं। यह मेजर टेलर समिति 1860 में ही रिपोर्ट देती है कि कुशाल सिंह जी चंपावत निर्दोष थे और इन्हें बरी कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं पाली के ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों की। नाडौल, नाडौल का प्राचीन नाम जूना खेड़ा। 960 ईस्वी में
लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडौल में चौहान वंश की स्थापना की। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नाडौल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण सिंह जी ने। कब की? 960 ईस्वी में। नाडौल का पुराना नाम जूना खेड़ा। और लक्ष्मण सिंह जी ने किसके आशीर्वाद से? तो आशापुरा माता या आशापूर्णा माता के आशीर्वाद से। आशापूर्णा माता कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा नाडौल, देसूरी। यहां से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी सोमेश्वर की मृत्यु नाडौल में ही हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी सोमेश्वर चौहान की मृत्यु नाडौल पाली में ही हुई थी। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल हस्तिकुंडी या रातामावीर, राष्ट्रकूट राठौड़ शासकों की राजधानी। राष्ट्रकूट राठौड़ शासकों की राजधानी कौन सा था? हस्तिकुंडी या रातामावीर या बीजापुर के आसपास का क्षेत्र। और यदि प्रश्न आ जाए नाडौल के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो नाडौल। यहीं पर कुर्की, राजस्थान की राधा मीराबाई का जन्म। तो मीराबाई की जन्म स्थली कहां है? कुर्की पाली। राजस्थान की राधा मीराबाई के जन्म स्थली कुर्की पाली। पाली महाराणा प्रताप का ननिहाल। महाराणा प्रताप का ननिहाल कहां है? तो पाली में। पाली के अखेराज जी सोनगिरा की पुत्री जयंताबाई के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ स्थित बादल महल में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। परंतु यदि आ जाए महाराणा प्रताप के बारे में, जन्म के बारे में दो मत प्रचलित है। एक तो सर्वमान्य जिसको सब लोग मानते हैं कि बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ किले में। दूसरा एक मत यह प्रचलित है कि पहले क्या होता था, पहले पुत्र को उसकी मां अपने ननिहाल में जन्म देती थी। तो इस आधार पर महाराणा प्रताप का जन्म कुछ इतिहासकार पाली में बताते हैं, और जन्म कुंडली के आधार पर भी महाराणा प्रताप का जन्म पाली में बताया जाता है। परंतु यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। पर आ जाए कि कौन सा और मत प्रचलित है या कौन से और स्थान पर भी महाराणा प्रताप के जन्म की अवधारणा प्रचलित है, तो आपका उत्तर होगा पाली। सादड़ी महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह की जन्म स्थली। महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह की जन्म स्थली। तो भामाशाह कौन थे? एक जैन व्यापारी, ओसवाल जाति के जैन व्यापारी। भामाशाह ने क्या किया था? अपने जीवन में जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी वो संकट के समय महाराणा प्रताप को सौंप दी थी, और इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। तो भामाशाह की जन्म स्थली कहां है? सादड़ी, पाली। सोजत मारवाड़ का शासक मालदेव अपने समय में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। इसे हिंदू बादशाह भी कहा जाता है और हस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। तो मालदेव का राज तिलक, मालदेव का राज तिलक कौन से किले में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा सोजत का किला, पाली। मालदेव का राज तिलक। मालदेव कौन? हस्मत वाला शासक, हिंदू बादशाह या अपने समय में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, मारवाड़ का शासक मालदेव। तो इसका राज तिलक कहां हुआ? सोजत किला, पाली। और सोजत के किले का पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? तो आप ध्यान रखना, सोजत के किले का पुनर्निर्माण मालदेव ने करवाया था। सीचिया या सारण पर्वत,
मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगलों के अधीनता, अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार मारवाड़ में जब तक राव चंद्रसेन जिए तब तक उन्होंने अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का राज तिलक तो हुआ 1572 में, राव चंद्रसेन का राज तिलक हुआ 1562 में। तो इन्होंने तो 1562 से ही वो काम करने शुरू कर दिए थे जो महाराणा प्रताप ने 10 साल बाद शुरू किए। तो हो गए ना महाराणा प्रताप के अग्रगामी, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक। और इनको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक इसलिए कहा जाता है कि जैसे मेवाड़ के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को महत्व दिया, उतना महत्व राव चंद्रसेन को हकदार होते हुए भी नहीं मिल पाया, इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो राव चंद्रसेन की छत्री, राव चंद्रसेन की मृत्यु कहां हुई थी? सारण पर्वत सीचियाय, कहां पर पड़ता है? पाली में। तो राव चंद्रसेन की छत्री कहां पर स्थित है? तो सीचियाय, पाली। तो यहां पर आप इन चीजों को अच्छे से देख लें। पाली में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज या खनिज संपदा: सतरंगी संगमरमर, खांदरा, पाली के खादरा या खांदरा नामक स्थान पर सतरंगी संगमरमर पाया जाता है। जिप्सम, खुटानी खान, पाली। मैग्नेसाइट, सेंद्रा खान, पाली। टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट बनाने के काम में आता है और इसकी भारत में सबसे बड़ी खान डेगाना खान, नागौर। टंगस्टन की भारत में सबसे बड़ी खान डेगाना खान, नागौर। एक छोटी सी खान टंगस्टन की नाना कराब नाम से पाली में भी है। नाना कराब खान का संबंध किससे है? तो टंगस्टन से। और नाना कराब खान कहां है? पाली में। इसके बाद आपका पाली के प्रमुख नृत्य तो 13 ताड़ी नृत्य बाबा रामदेव के मेले में, रूणेचा जैसलमेर में 13 ताड़ी नृत्य को प्रमुख आकर्षण माना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए 13 ताड़ी नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो बाबा रामदेव का मेला। कहां पर बढ़ता है? रूणेचा जैसलमेर। लेकिन यदि आ जाए कि 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम कहां हुआ? तो पादरला गांव, पाली। पाली के पादरला गांव से 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम हुआ। 13 ताड़ी नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। 13 ताड़ी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म तो हुआ चित्तौड़गढ़ में और शादी हुई पादरला गांव में, और इनके जेठ से इन्होंने 13 ताड़ी नृत्य करना सीखा और इसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अब 13 ताड़ी नृत्य में होता क्या है? 13 मंजीरे होते हैं। 9 तो बांधे जाते हैं दाएं पांव पे, 9 मंजीरे तो दाहिने पांव पे, 2 मंजीरे कोहनियों पे और 2 मंजीरे हाथों में रखे जाते हैं। मुंह में तलवार या कटार, सिर पर इंडी के ऊपर थाली, थाली के ऊपर चरियां और चरियों के ऊपर दीपक रखा जाता है। और ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। ये नृत्य बैठ कर ही किया जाता है। तो बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य आपका उत्तर होगा 13 ताड़ी नृत्य। 13 मंजीरे इसमें बांधे जाते हैं और इसको 13 ताड़ी नृत्य इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो नृत्यांगना होती है कामड़ जाति की महिलाएं, वो 13 कलाओं का प्रदर्शन करती हैं। इस पोजीशन में बैठे बैठे 13 कलाओं का प्रदर्शन करती हैं। जैसे इन 13 कलाओं में रुमाल को मुंह से उठाना, इस स्थिति में भी रुमाल को मुंह से
उठाना और अन्य कई प्रकार के कर्तव्यों का प्रदर्शन करती हैं। कुल मिलाकर 13 कलाएं होती हैं, इसीलिए इसको 13 ताड़ी नृत्य कहा जाता है। तो 13 ताड़ी नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? रामदेवरा मेला, रूणेचा, जैसलमेर। और 13 ताड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? पादरला गांव, पाली। और कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? आपका उत्तर होगा कांवड़ जाति की महिलाएं। मांगी बाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? 13 ताड़ी नृत्य की। मांगी बाई का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। और ससुराल कहाँ था? पादरला गांव। इसके बाद बात करते हैं भाई, भूख भी लगी जाती है, तो जब आप पाली जाएं तो वहां का गुलाब हलवा बेहद प्रसिद्ध है। पाली का गुलाब हलवा बेहद प्रसिद्ध है। जैसे हमारे रिंगस की मेथी की सब्जी और पूड़ी प्रसिद्ध है, वैसे ही पाली का गुलाब हलवा प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करते हैं पाली की प्रमुख वनस्पति की। तो पाली के सोजत की मेहंदी, पाली के सोजत की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। तो आ जाए सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहंदी के लिए। और इस सोजत में मेहंदी मंडी और सोनामुखी मंडी दोनों है। आ जाए राजस्थान में मेहंदी मंडी कहां स्थित है? सोजत, पाली। सोनामुखी मंडी कहां स्थित है? सोजत, पाली। यहीं से एक प्रश्न और आ जाता है, लाल सुर्ख रांचनी मेहंदी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप ध्यान रखना, गिल्लुंड राजसमंद। लाल सुर्ख रांचनी मेहंदी के लिए गिल्लुंड राजसमंद, और मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान तो सोजत, पाली। और मेहंदी सुहागन के सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। मांगलिक अवसरों पर महिलाएं इसको अपने हाथों पर लगाती है। अब आता है सोनामुखी क्या है? तो दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गिनकर खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो चिढ़कर खाते हैं। तो जो चिढ़कर खाते हैं उनका वजन बढ़ जाता है। तो पहले तो वजन बढ़ाते हैं, फिर वजन को कम करते हैं। तो वजन को कम करने वाली औषधियों में किसको काम में लेते हैं? सोनामुखी। वजन को कम करने वाली औषधियों में सोनामुखी को काम में लेते हैं। और मेहंदी मंडी और सोनामुखी मंडी कहाँ है? सोजत, पाली में। यह तो है मेहंदी, इसकी पत्तियां काम में ली जाती हैं, और यह सोनामुखी। तो आ जाए मेहंदी का कौन सा भाग काम में आता है? तो पत्तियां काम में ली जाती हैं। इसके बाद पाली की प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार, तिल, मूंग, बाजरा, खरबूजा। खरबूजे के उत्पादन में और मूंग के उत्पादन में कभी कभार पाली पहले नंबर पर आ जाता है, पर आंकड़े बदलते रहते हैं। अनार, संतरा, सीताफल, अन्य कई प्रकार की वनस्पतियां। अब बात करते हैं पाली के प्रमुख पशुधन की। गाय, पाली, जालौर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक गाय पाई जाती है, कांकरेज गाय। अब ये कांकरेज गाय आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी खड़ा हो, बड़े बड़े तो सींग और शरीर भी जबरा। तो ये कांकरेज गाय देखो, एक गाय दूध ज्यादा देती है और एक गाय वजन ज्यादा ढोती है, बोझा ज्यादा ढोती है। तो कांकरेज गाय दूध भी ज्यादा देती है और वजन भी ज्यादा ले जा सकती है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। खाबन भी बतरोई चाहे चिनरी। तो क्या कांकरेज गाय को क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट। राजस्थान में कौन सी गाय की नस्ल दूध देने और बोझा ढोने दोनों में समान रूप से उपयोगी है? आपका उत्तर होगा कांकरेज नस्ल की गाय। कहां पाई जाती है? जालौर, बाड़मेर, पाली आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद भेड़, बकरी, भेड़िया। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर में पड़ता है। मुख्य रूप से राजसमंद में पड़ता है और पाली और उदयपुर में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को अपन भेड़ियों का प्रजनन स्थली के रूप में जानते हैं, और यहीं पर रीछ, हिरण, ऊंट आदि। अब हम बात करते हैं पाली जिले की प्रमुख झील। तो चोपड़ा झील और लखोटिया तालाब। पाली शहर के बीचों बीच स्थित लखोटिया उद्यान में एक तालाब भी है जहां बोटिंग की जा सकती है, और यह पाली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। तो लखोटिया तालाब या लखोटिया उद्यान कहां पर स्थित है? पाली जिले में। प्रमुख नदियां जवाई,
पाली के गौरैया नामक स्थान से जवाई नदी निकलती है, गौरैया बाली। सोकड़ी नदी के किनारे सोजत शहर, पाली का सोजत शहर किस नदी के किनारे है? सोकड़ी नदी के किनारे। बांडी नदी के किनारे कौन है भाई? पाली। यह सबसे प्रदूषित नदी है, इसीलिए इसे प्रदूषण के कारण क्या कहा जाता है? केमिकल रिवर। किसे कहा जाता है? बांडी नदी को। और जवाई नदी, इसके आसपास में रंगाई छपाई उद्योग होने के कारण ये दोनों नदियां क्या हो चुकी हैं? प्रदूषित नदियां। और बांडी नदी को तो केमिकल रिवर भी कहा जाता है। मिश्री नदी के किनारे पाली का बाली नामक शहर, और रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है। पाली के प्रमुख बांध, जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसका निर्माण मारवाड़ के साजा के नाम से जाने जाने वाले महाराजा उमेद सिंह ने, मारवाड़ के साजा के नाम से विख्यात महाराजा उमेद सिंह ने 1946 में शुरू करवाया और 1956 तक इसका निर्माण कार्य चला। इसके प्रमुख इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन थे, एडगर व फर्ग्यूसन। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? जवाई बांध। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण कार्य 1946 में शुरू करवाया, इसका निर्माण 1956 में पूरा हुआ। एडगर व फर्ग्यूसन ने इसके प्रमुख इंजीनियर थे। एक आप इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से ध्यान रखना, उदयपुर की सेई परियोजना, उदयपुर की सेई परियोजना द्वारा जवाई बांध में जल की आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है। तो सही परियोजना कहां है? उदयपुर में। और इसके द्वारा कौन से बांध में? जवाई बांध में पानी की आपूर्ति का प्रावधान है। और जवाई बांध कौन सी नदी पर है? तो जवाई नदी पर। जवाई बांध कौन सी नदी पर बना है? जवाई नदी पर बना है। हेमावास बांध तो बांडी नदी पर। बांडी नदी पाली के हेमावास गांव से निकलती है, यह भी ध्यान रखना। बांडी नदी पाली के हेमावास गांव से निकलती है और हेमावास गांव में इस पे एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। सरदार समन बांध भी पाली में ही स्थित है। पाली जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, मरुधर लौह कला मंडल तो पाली में स्थित है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला या फोरेंसिक साइंस लैब कहां पर स्थापित की जा रही है? तो पाली जिले में स्थापित की जा रही है। गौडवाड़ सर्किट, राजस्थान में, राजस्थान को कुछ पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। उनमें से माउंट आबू, पाली, सिरोही और जालोर, पाली, सिरोही और जालोर या तो गौडवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं या माउंट आबू सर्किट। गौडवाड़ सर्किट का ये एक अन्य नाम है माउंट आबू सर्किट। दोस्तों, लूणी नदी के अपवा क्षेत्र को गोंडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो ये लूणी नदी के अपवा क्षेत्र में आते हैं तो क्या हो गया? ये गोंडवाड़ प्रदेश के अंडर में आ गए। तो क्या गोंडवाड़ सर्किट के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले पाली, सिरोही और जालोर के पर्यटक स्थल आते हैं। भेड़ियों की प्रजनन स्थली तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? राजसमंद, पाली और उदयपुर। पहला उत्तर आएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। और तीनों में से अगर एक ही उत्तर देना हो तो इसका अधिकांश भाग राजसमंद में स्थित है। पोर्टलैंड सीमेंट डीएलएफ द्वारा संचालित और गुजरात अंबुजा सीमेंट का मुख्यालय कहां है? तो पाली में। बांस के खिलौनों के लिए पाली का सादरी गांव प्रसिद्ध है। पाली के सादरी गांव में बांस के खिलौने बनाए जाते हैं और ये गांव बांस के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। इन खिलौनों की उम्र भी क्या होती है? लंबी होती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे पर्यावरण अदालत के नाम से भी जाना जाता है, ने राजस्थान के 4 शहरों जयपुर, जोधपुर,
पाली तथा भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां पड़ता है भाई? अलवर में। इन 4 शहरों में अत्यधिक प्रदूषण को देखते हुए रेड व ऑरेंज श्रेणी के नए उद्योग लगाने व इनके विस्तार पर रोक लगा दी। इन 4 शहरों में क्या है? प्रदूषण ज्यादा है। एक तो कंगाली है और ऊपर से आटा गीला। क्या कि अगर रेड और ऑरेंज श्रेणी के अंतर्गत क्या होते हैं? वे उद्योग आते हैं जिनसे अत्यधिक प्रदूषण फैलता है। तो क्या इन 4 जिलों में पहले से प्रदूषण ज्यादा था? अगर ये रेड और ऑरेंज श्रेणी के उद्योग और विकसित किए जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे यहां रहने वाले रहवासियों का जीवन दुष्कर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इन 4 शहरों में जयपुर, जोधपुर, पाली और भिवाड़ी में रेड और ऑरेंज श्रेणी के नए उद्योगों को नए उद्योग लगाने व इनके विस्तार पर रोक लगा दी। यहां आप 2 प्रश्नों पे ध्यान देना। 10th की पुस्तक बोलती है आरबीएससी की कि होम्स की सेना 29 जनवरी 1858 को आउवा के किले को घेरती है, जबकि मैंने आपको बताया है 20 जनवरी 1858। तो पहला उत्तर 20 जनवरी 1858 माना जाएगा। अगर ये नहीं हो तो आपका उत्तर हो जाएगा 29 जनवरी 1858। यहीं पर 10th की पुस्तक बोलती है कि खरवा नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की मुलाकात हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, खरवा नामक स्थान। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको पाली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समय कम रहने के कारण इस वीडियो में ऐसा संभव नहीं हो पाया। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि है तो आप मुझे क्षमा करें व कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं, ताकि आगामी वीडियो में मैं उन त्रुटियों को दूर कर सकूं। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो भी जरूर कमेंट्स करें, ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके। आपके कमेंट्स मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के वीडियो से मैं आपको 2 प्रश्न देने जा रहा हूं, इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देवें। पहला प्रश्न, पाली जिले की सीमा राजस्थान के कितने अंतर्वर्ती जिलों से लगती है? पाली जिले की सीमा राजस्थान के कितने अंतर्वर्ती जिलों से लगती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, देसूरी किनार किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इन दोनों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम। राम राम साथियों।